और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों में पहली बार बड़ी कार्रवाई की। 1250 बिल्डिंग में एनओसी नहीं मिली। वहीं 18 कोचिंग संस्थानों को मौके पर ही सीज कर दिया गया है। सबसे गंभीर और डराने वाली बात यही रही कि 18 में से 14 संस्थानों में आपातकालीन गेट तक नहीं मिले हैं। 2 कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चलते मिले हैं। निगम ने 5 महीनों में 45 संस्थानों को नोटिस जारी किए थे, पर कार्रवाई एक पर भी नहीं की। नोटिस मिलने के बाद भी अधिकांश संस्थानों ने फायर एनओसी ली भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यदि संस्थान 5 महीने पहले ही बिना फायर एनओसी के पकड़े गए थे, तो इन्हें इतने लंबे समय तक 1.5 लाख छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति क्यों दी गई? यदि लखनऊ जैसा कोई हादसा जयपुर में हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? निगम के इस अचानक हुई कार्रवाई ने ये तो साफ कर दिया है कि फायर सुरक्षा नियमों की पालना कराने के बजाय महीनों तक केवल नोटिस जारी करने पर औपचारिकता निभाई जाती रही है। हादसों के बाद ही जागना सिस्टम की गंभीरता है और लापरवाही को दर्शाता है। इधर कोटा में फायर सेफ्टी टीम ने 2 कोचिंग संस्थानों, 2 लाइब्रेरी नियमों के उल्लंघन पर सीज कर दिया। वहीं भरतपुर में भी ठीक ऐसे कार्रवाई की गई है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि कोचिंग संस्थानों की ओर से स्टूडेंट की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? फायर सेफ्टी के नियमों की पालना क्यों नहीं की जा रही है? निगम और फायर सेफ्टी टीम बड़े हादसों के बाद ही क्यों जगते हैं? भागादौड़ी क्यों करते हैं? सवाल बड़ा है और समय रहते कोई क्यों नहीं ध्यान रखता? और आज की हमारी ये प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार लोग शांत क्यों बैठे रहते हैं? जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद लोग जगते हैं, तो क्यों ऐसा होता है? जयपुर में 18 कोचिंग सीज किए गए, कोटा में 2 कोचिंग सीज किए गए, 2 लाइब्रेरी सीज हुई है और 6 मकानों को सीज किया गया है। तो ये कार्रवाई अब क्यों हो रही है? क्या ये हादसों का इंतजार करते हैं लोग? सवाल बड़ा बना हुआ है। अगर किसी को कोचिंग चलाना है तो सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं लोग? राजस्थान में नियमों का उल्लंघन अब नहीं चलेगा। प्रशासन ने समझ लिया है, मान लिया है कि कार्रवाई होकर के ही रहेगी, छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई अब क्यों हो रही है? पहले क्यों नहीं हो रही थी कार्रवाई जब ज़रूरी थी? तो कोचिंग चलानी है लोगों को, लेकिन फायर सेफ्टी के मानकों का ध्यान नहीं रखना है, तो ऐसा चलेगा नहीं। प्रशासन एक्शन में है, दिखना ये कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में 18 कोचिंग सीज किए गए हैं, 45 को नोटिस भेजा गया है। तो बात तो ये है कि लोग नोटिस लेकर के भी कुछ नहीं करते हैं। नोटिस जारी हो जाता है और इतने हल्के में प्रशासन के आदेशों को लिया जाता है कि डर है ही नहीं लोगों के अंदर। बात ये है। तो राजस्थान में नियमों का उल्लंघन कब तक चलेगा? क्योंकि देखिए, राजस्थान को शिक्षा नगरी कहा जाता है, खास करके कोटा को। और कोटा को देखते हुए कोटा के साथ साथ जयपुर, अजमेर, हर जगह लोगों की भीड़ अब बढ़ने लगी है। चाहे वो बड़े होटल्स हो, कोचिंग हो, कुछ भी हो, भीड़ हर जगह बढ़ रही है। लोग आ रहे हैं, लेकिन जो सेफ्टी के मानक हैं वो कुछ भी नहीं है। सेफ्टी के नाम पर सिर्फ पेपर होता है जिस पर सिग्नेचर होता है और ये कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ, इनके पास सब कुछ है, लेकिन जब खंगाला जाता है तो कुछ भी नहीं मिलता।
जिस तरीके से यूपी की राजधानी लखनऊ में घटना हुई है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जिस तरीके से राजधानी का ये हाल है, चाहे वो यूपी की राजधानी हो या फिर राजस्थान की राजधानी हो, तो राजधानियों का अगर ये राजधानियों का ये बद से बदतर हाल है, तो फिर अन्य जगहों की बात तो आप छोड़ दीजिए, और इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, सवाल तो ये भी बना हुआ है। आखिरकार पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है और कई जगहों को सील किया गया, लेकिन सवाल देखिए ये भी है कि कब तक ये सील रहेंगे। फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके ये सील भी खुल जाएगा, ये ताला भी खुल जाएगा, फिर से वापस से यहाँ बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो सवाल तो कई सारे हैं। तो कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, जो कार्रवाई अब हो रही है। सवाल ये भी उठता है, और ये जो कोचिंग संचालक हैं इनसे भी सवाल है कि क्या ये जानबूझ करके मानकों की अनदेखी करते हैं? क्योंकि जब चीज़ें इन्हें पता है और ये शिक्षा का मंदिर बना रहे हैं, तो फिर ये क्यों ऐसा करते हैं? सवाल तो इनसे भी है। और अब एक्शन में राजस्थान प्रशासन, जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद प्रशासन एक्शन में आ चुका है। तो कोटा में 2 कोचिंग सीज किए गए हैं, 2 लाइब्रेरी सीज हुई है। राजस्थान में नियमों का उल्लंघन हो रहा है धड़ल्ले से, लेकिन इसकी जवाबदेही अब तक तय नहीं हुई है। लेकिन ये कार्रवाई अब हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? सवाल तो ये भी बनता है। और प्राइम टाइम डिबेट में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। जयपुर में 18 कोचिंग सीज किए गए हैं। इतनी बड़ी घटना हुई आखिरकार, अगर अभी भी प्रशासन शांत रहा तो फिर आगे आने वाले समय में चीज़ें और सोचने वाली हो जाएंगी। कार्रवाई जारी है, लेकिन देखना ये कि ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी। बीते दिनों जो घटना हुई यूपी की राजधानी लखनऊ में, ये चीज़ें सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि जो घटना हुई वो उसमें कई लोगों की जानें गई हैं, और अब उसको देखते हुए एहतियातन प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है
कि कहीं कोई लापरवाही होने ना पाए, और जो लापरवाह है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। और कई, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि कई जगह ऐसे है जहां लोग नियमों की अनदेखी करके धड़ल्ले से अपने मन से संस्थाओं का संचालन करते जा रहे हैं, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो चुके हैं। अजय अग्रवाल जी हैं, कोचिंग संचालक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कश्यप है, कोचिंग संचालक, और अनिल गोठवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। देवेंद्र कुमार मेड़ा, फायर सेफ्टी ऑफिसर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर और हमारी प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहला सवाल मेरा अनिल गोठवाल जी आपसे है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं आप। अनिल जी, अगर बात की जाए तो जब ये घटनाएं तो हो जाती हैं, उसके बाद ही सबक क्यों लिया जाता है? सबक लेना अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे दूसरा पहलू भी तो ये है ना कि क्या हर बार हम घटनाओं का इंतजार करते हैं कि नहीं अब घटना एक घट गई है, क्योंकि इसके पहले दिल्ली में जिस तरीके से घटना घटी थी, दिल्ली की घटना के बाद भी सबक लेते हुए फायर सेफ्टी के मानकों का जांच किया गया था, एनओसी की जांच की गई थी, फिर बीच में सब कुछ ठंडा पड़ गया था, और अब लखनऊ में घटना हो जाती है, उसके बाद फिर सब लोग एक्शन में आ जाते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है अनिल जी, संवेदनशील है। साथ साथ ये बहुत बच्चों के साथ जो हुआ है, अब उनके पेरेंट्स उनके साथ घटित हुआ है, ये एक जो बार बार सर आप चारों से निवेदन है, आप चारों मेहमानों से निवेदन है, अपनी टीवी के वॉल्यूम को आप धीमा कर लें, या आपके आसपास किसी के आसपास से कुछ नॉइस आ रहा है? किसी के आसपास से कोई नॉइस आ रहा है, इसको प्लीज देख लीजिए। ये जो लखनऊ की घटना हुई है, जो लखनऊ की घटना हुई है, उसको देखते हुए वापस जयपुर में पिछले साल भी हुई थी घटना। उसके बाद में कोई जो नगर निगम या जो जिम्मेदार इसका विभाग है, प्रशासन विभाग, वो जीता था, उन्होंने कुछ नोटिस जारी किए थे, कुछ उसको नोटिस जारी करना इसका कोई अंत, ये उपाय नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो घटना हुई है, जिसने घटना घटित की, जिन्होंने फायर सेफ्टी नियमों को पालना नहीं की, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। हत्या के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और गिरफ्तार करके उनके ट्रायल स्पीडी ट्रायल चलाते उनको सजा मिलनी चाहिए। ये एक जुडिशरी का एक हमारे सिस्टम का होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग बन जाती है, बनने के बाद में जो लास्ट एनओसी दी जाती है, चाहे वो कमर्शियल की हो, चाहे इंडस्ट्रीज की हो, चाहे की हो, उसके बाद ही उसमें गतिविधियां संचालित होती है। तो ये एक जो चेक सिस्टम है, ये जो जिम्मेदार अधिकारी है, हमारे यहाँ पर किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी या उसकी पालना नहीं हो रही है। जो विभाग जिम्मेदार है, जो उनका दायित्व निभाना है उनको, तभी आप देखिए कि आज भी जयपुर के अंदर 1250 से ऊपर अब इन्होंने चिन्हित किए कि ऐसे वो कोचिंग सेंटर या इस तरह के वो संस्थान चल रहे हैं। उनमें से 18 को नोटिस दिया, 2 सीज किए, लाइब्रेरी ये जो है, जब तक हम इसको किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराएंगे उस अधिकारी का, जहाँ अधिकारी है, और उनके जो पर्यवेक्षण अधिकारी है, जो उनका सुपरविजन करते हैं, और इसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये तो आम जनता के लिए एक जो मुद्दा है कि हमारे नगरीय विकास विभाग किस प्रकार से पालना करते हैं, एक दबाव वाली राजनीति में कहीं ना कहीं क्या काम कर रहे हैं। अनिल जी, मैं आपको रोकूंगी बस 1 सेकंड के लिए। अनिल जी, मैं आपको रोक रही हूँ।
अनिल जी, मैं आपको रोक रही हूँ। जितेंद्र कश्यप जी, आपके साइड से सर ना नॉइज आ रहा है, थोड़ा उसको बंद कीजिएगा, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिएगा सर, जितेंद्र जी। बोलिए अनिल जी, बोलिए। हाँ, तो इसके अंदर बिल्कुल ये साफ है, हर हर कोचिंग सेंटर के अंदर एक इन गेट होता है, एग्जिट गेट होता है। यहाँ तो एक ही एग्जिट गेट नहीं है, तीन एग्जिट है, और उसके अंदर चार चार मंजिलों के अंदर इस तरह के कोचिंग सेंटर आपको दिखाई देंगे, हर जगह दिखाई देंगे। इसको प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो वो तो आगे की बात है, निकलने का साधन नहीं है। आप ये देखिए कि वहाँ फायर सेफ्टी जो 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 भी नियम है, ना फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ लगाया है, ना कोई बाल्टी है, ना कोई मिट्टी है, ना और कुछ इस तरह की वो उन्होंने एहतियात बरते हैं या नियमों की पालना की है, जबकि सबको दिखाई दे रहा है। हमारे जब तक पारिवारिक जन या हमारे समाज को भी, या जो इस तरह की जो कोचिंग संस्थाएं चला रही है, उनको भी आगे बढ़ के इस तरह की जिम्मेदारी के लिए उनको कंडेम करना होगा कि ये आप इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हमारा ये कहना कि सिर्फ नोटिस देके इति श्री कर ले, इन नोटिस देने वालों से ये पूछना चाहिए कि आपने क्या कार्रवाई की। क्या कागज देके, नोटिस देके वहां चले गए? आपने बिल्डिंग बनने कैसे दी? आपने बिल्डिंग को स्टार्ट कैसे एनओसी जारी किया? उसकी बिजली कहाँ से आई? उसका उसका पानी कहाँ से आया? उसका नक्शा कैसे पास हुआ? ये सारी चीजें, उसका कॉमर्शियल अप्रूवल कैसे हुआ? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जयपुर के अंदर विभिन्न स्थानों के पर अलग अलग कॉलोनीज में भी संस्थान चल रहे हैं। राजस्थान में तो विशेष रूप से कोटा है, जयपुर है, सीकर है, आपके कुचामन है, नागौर है, जोधपुर है। ये बड़े बड़े सिटीज के अंदर इस तरह के कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। ये कोचिंग संस्थान ही नहीं, आप ये देखिए कि पिछले दिनों तो अभी होटल में हादसा हुआ दिल्ली के अंदर। अब अगर मान लो कोचिंग संस्थान के ऊपर हम आ जाएंगे तो फिर कोई दूसरा नया फ्रंट खुल जाएगा कि उसके ऊपर भी फायर एनओसी नहीं मिली है। तो ये हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि लखनऊ के अंदर जो कोचिंग में वो हुआ है, तो आज जयपुर पुलिस या जयपुर जो स्वायत्त शासन विभाग है, वो एकदम चेत गया और उसने 18 कोचिंग संस्थान सीज कर दिए, 2 लाइब्रेरी सीज कर दी। बढ़िया है ये सीज की, लेकिन इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। जब तक आप उसको खुलने नहीं दो, उससे पहले वहां चेक करें कि फायर सेफ्टी सिस्टम को लागू किया गया है, नहीं किया गया है। उसके बाद में अगर ये खुले तो मेरे ख्याल से बेहतर हम परिणाम। और जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी, कोई ना कोई, आखिर कोई ना कोई अधिकारी, वहाँ का क्षेत्रीय अधिकारी है, वहाँ जो फील्ड ऑफिसर है, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस रूप में जिम्मेदार है। उनको भी इस तरह के लापरवाही, अकर्मण्यता, ना तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है, ना उनका कुछ बिगड़ता है, तो ये सिस्टम ढर्रा चलता रह रहा है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को ये बहुत जरूरी है कि जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो सीनियर ऑफिसर है, उनको, जिला प्रशासन को या स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना होगा। जिला कलेक्टर और बाद में ये मुआवजा देते रहते हैं या ये करते हैं, तो ये एक इस तरह की परिस्थिति क्रिएट ही नहीं हो, ऐसी स्थिति हमारे सामने आए ही नहीं। फिर उनके मदर फादर या उनके परिजन प्रशासन के सामने जाके गुहार करते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो उनका परिजन चला गया, और दूसरा फिर ये सरकार से गुहार करते हैं। तो इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। नियम कानून सब बने हुए हैं, नियम कायदा कानून है कि एंट्री गेट होगा, एग्जिट गेट होगा, इतने हैं तो इसके अंदर 20 कमरों के बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर होगा, ये पाइपलाइन होगी, यहाँ इसका पानी का टैंक होगा, उसको कैसे चलाया जाएगा इमरजेंसी में। उसकी एक बिल्कुल। हम वो भी करते हैं, तो ये टेस्ट चेक करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसको जिम्मेदारी किसी की बहन नहीं है। ये जिम्मेदार जब तक नहीं बनाया जाएगा उनके, हालांकि जो जिन्होंने मकान बनाया है
जिन्होंने इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर दिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने वाला अलग है, मकान बनाने वाला अलग है, मजदूर अलग है। तो ये जो सरकारी विभाग के अंदर, जैसे जेडीए के अंदर है, तो नक्शा ठीक पास है। करने के लिए आजकल प्राइवेट वो नक्शा नवीस इन्होंने जारी कर दिए। वो प्राइवेट बना के दे देता है और वो चला जाता है। लेकिन और सर उसको देखने वाली बात ये भी है ना कि जो मानक होते हैं नक्शा पास करने के दौरान, उसको भी ध्यान में ये जो लोग हैं, ये जो अधिकारी हैं, वो ध्यान नहीं रखते हैं। नक्शा पास किया जाता है, यानी कि आप ये देखेंगे पहले कि जो आपके पास कागज आया है वहां पर जितने मंजिला मकान बनाने की या फिर बिल्डिंग तैयार करने की बात की जा रही है, वो इलाका उस लायक है भी या नहीं। कंजेस्टेड एरिया है वहां पर, अगर ये 5-6 मंजिला मकान बनाना चाह रहे हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर जाकर के कोई अधिकारी जांच नहीं करता है। ये कमी तो है, इसको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं सर? केवल कैबिन में बैठ करके इसको पार कर लिया जाता है, इसको पास कर दिया जाता है साइन करके कि हाँ ठीक है आप बना लीजिए जितनी मंजिला आपको बनाना है, और फिर मतलब सब वहीं पे हो जाता है, कोई बाहर जाना नहीं चाहता है सर। हाँ नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ये कहना है, एक विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ तो होनी ही चाहिए। बकायदा इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमे के अंदर इनको गिरफ्तार करके इनको भी चालान करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मौन स्वीकृति या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। इस वजह से ये हादसा कारित हो रहे हैं। और आगे रोकने का उपाय ये है, जब तक जिम्मेदार नहीं बनाएंगे किसी को, किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, कोई विभाग ये नहीं कहेगा कि ये जिम्मेदार अधिकारी है, इसकी ड्यूटी थी कि इसको रोका जा सके, तो ये कुछ हादसे रुक पाएंगे, मेरा ठीक है, ऐसा मानना है। और बिल्कुल। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। देवेंद्र कुमार मीणा है, फायर सेफ्टी ऑफिसर। सर देवेंद्र जी, देखिए सवाल यही है सिंपल सा, जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, हर जगह फायर सेफ्टी अधिकारी तैनात होते हैं, तो जब ये जो जांच अभी चल रही है सर, ये जो अलर्ट अभी हो रहा है, जब आप एनओसी देते हैं या जब आप पेपर पे साइन करते हैं, तो उस दौरान सर आपके हाथ से कोई कर्मचारी जा करके उस बिल्डिंग का, उस कोचिंग का, या जो भी एक ढांचा खड़ा हो रहा है, वहां जाकर कोई देखता नहीं है कि इनके यहाँ पर कितने फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं, है भी या नहीं? तो सर बिना देखे कैसे एनओसी दे दी जाती है? क्योंकि कई ऐसे कोचिंग ही ठीक है, कोचिंग है तो एक छात्रों की बात आ, लेकिन कई सिर्फ बिल्डिंग, होटल और रेस्टोरेंट ऐसे मिले जहां पर सिर्फ दिखावे के लिए एनओसी मिल गई थी, पेपर तो था, लेकिन अब जब अंदर जाकर के जांच पड़ताल की गई, कहीं भी फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट्स मिला नहीं है। देवेंद्र जी। नमस्ते। जी। हाँ, एक्चुअल में क्या है, जो अभी आप बता रहे हो कि फायर एनओसी जब दी जाती है तो उसका एक विजिट होता है, उसका एक अलग अलग स्टेज रहता है। और उसमें सबसे पहले एएफओ है, जो असिस्टेंट फायर ऑफिसर है, वो उसका मौका निरीक्षण करता है। उसके बाद में जब वो उसका विजिट होता है, उसके बाद में सीएफओ के पास वो फाइल आती है, वो भी उसका विजिट करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बिना सिस्टम जयपुर जैसी जगह पे एनओसी दी जाए। और ये एक साल के अंदर इनको बीच बीच में टेस्टिंग भी करवाना पड़ता है उपकरणों को, और जब इनको मेंटेनेंस और मरम्मत की आवश्यकता भी रहती है, वो चीज अगर ये लोग नहीं कराते हैं, तब उपकरण मतलब बंद होने की संभावना रहती है। पानी की, इसमें जो वाटर टैंक होता है उसमें अगर पानी नहीं है, या उसका जंग के कारण फुटबॉल लीकेज हो जाता है, या उसमें गंदा पानी और जो साफ पानी नहीं भरा जाता उससे भी लाइनें लीकेज हो जाती है, तो इनको क्या देख रेख की आवश्यकता रहती है। उस जगह अगर लापरवाही होती है तो फायर उपकरण है वो दोबारा एनओसी नवीनीकरण करने से पहले डैमेज होने की संभावना रहती है, और उस स्थिति में उपकरण मौके पे नहीं चल पाता है। ठीक है सर, लेकिन ये तो उपकरण होने की बात हुई, मैं आगे भी आपसे सवाल लूंगी, लेकिन काफी देर से इंतजार कर रहे कोचिंग संचालक जुड़े हुए हमारे साथ, अजय जी और जितेंद्र जी। अजय अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, ये तो अधिकारियों की बात हो गई, लेकिन जब आप मालिक हैं, जब आप किसी कोचिंग को चला रहे हैं, तो कोचिंग यानी भारत में तो स्कूल को, कोचिंग को शिक्षा के मंदिर का दर्जा दिया गया है, बाकायदा यहाँ पर टीचर डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो एक तरीके से पूजा पद्धति का पालन होता है। तो इस तरीके से शिक्षा के मंदिर में ये लापरवाही क्यों हो रही है? जयपुर हो गया, कोटा हो गया, और अगर राजस्थान को छोड़ के अन्य राज्यों की भी बात करें भारत की, तो हर जगह लगभग यही हाल है। बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं सर, लेकिन अंदर जो सेफ्टी के मानक है वो नहीं है। तो ऐसा क्यों सर? अजय जी।
सर आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, आपकी माइक म्यूट है सर। ज्यादातर लोगों ने, जो इतने भी कोचिंग संचालक है, वो लोग सारे पैरामीटर्स को पूरा करते हैं। कई जगह पर ये होता है कि किराए की बिल्डिंगें होती है, ओनर नहीं करता है, या ओनर उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स पूरे नहीं करके देता है, तो नगर निगम जो एनओसी देता है वो उनको देते वक्त सब चीजें चेक करनी चाहिए। संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी भी, उसकी फीस भी लेते हैं, उनकी रेगुलर विजिट्स भी करते हैं। वो लोग अंडर द टेबल क्यों देते हैं? हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं। मैं ऑल इंस्टीट्यूट कोचिंग महासंघ का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ राजस्थान का। हम बाकायदा हमारे संगठन की ओर से भी ये कहते हैं कि हम कभी भी किसी भी जो भी हमारा कोचिंग संचालक है उसको इस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं करते हैं कि वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। पिक एंड चूज की पॉलिसी पे लोग चलते हैं। जिसने पैसा दे दिया उसको बिना फायर इक्विपमेंट्स के भी ये लोग एनओसी जारी कर देते हैं। जिस तरीके की ये जो घटनाएं हो रही है, और जैसे ही कहीं पे घटना हो जाती है उसके बाद में ये एक्टिव हो जाते हैं, जबकि इनको साल भर करना चाहिए ना ये काम जो करना है। ये बाद में चेक करना चालू क्यों करते हैं? जब कोई घटना हो जाती है, जब कोई बहुत बड़ी, दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर जाएगा तो ये चेक करना चालू कर देंगे, कहीं पर आग लग जाएगी तो ये भरना चालू कर देंगे। इनको जो रेगुलर जिस बात की ये तनख्वाह लेते हैं, जो इनका काम है, उस काम को ये अपने तरीके से नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। इन लोगों के ऊपर बिल्कुल, अभी पहले वक्ता ने भी कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बिना डॉक्यूमेंट्स के या बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के अगर एनओसी जारी करी गई है, बाकायदा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने बात कही सर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर किसी को अपने स्तर पर जागरूक होने की जरूरत है, और हम सभी अगर जिम्मेदारी ले लें तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। जितेंद्र कश्यप जी हमारे साथ है, कोचिंग संचालक है। जितेंद्र जी, जिस तरीके से अजय जी ने बातें कही कि काम तो किया जाता है, लेकिन बात ये भी है ना सर कि हर कोचिंग का स्तर अलग अलग होता है। कई कोचिंग ऐसे होते हैं जो हाई पेड होते हैं, मतलब वहां पर सेफ्टी के हर मानक मौजूद होते हैं, लेकिन उसके वो पैसे भी लेते हैं। कई कोचिंग ऐसे होते हैं जहां पर हर एक चीज का अलग अलग, मतलब पढ़ाई के अलावा भी अन्य चार्जेस लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो। देखिए, उसके लिए तो राजस्थान में तो समाधान दिया था इन्होंने, जो कोचिंग हब बनाया था उसका समाधान यही था कि उसमें छोटे संचालक और बड़े संचालक आकर के वहां पर अपना सब बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस एंगल में जाकर के और प्राइसिंग की वजह से जाकर के अटका रखा है। आज अगर वहां पर सारे कोचिंग संचालक चले जाएं, एक छत के नीचे सारे सुरक्षित माहौल में अगर बच्चे पढ़ना चाहें, तो सबसे बढ़िया एक प्रपोजल है जो कि अभी सरकार के लेवल पर लंबित चल रहा है, और सरकार उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर भी। सर मैं माफी चाहूंगा बीच में आपको रोकने के लिए, लेकिन सर पहली चीज तो प्रशासन और मेरे यहाँ बैठे हुए अधिकारियों से एक छोटा सा सवाल है कि सर जब आग लगती है तो उसे पता रहता है कि आपको कहाँ लगना है? जरूरी कि कोचिंग में ही आग लगे? आग तो सरकारी बिल्डिंग में भी लग सकती है, सरकारी हॉस्पिटल में लग सकती है। तो एनओसी केवल कोचिंग के लिए चाहिए या सरकारी स्कूलों के लिए भी चाहिए? मल्टियां बनी हुई है, वहां के लिए भी एनओसी चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई घटना घटती है प्रशासन उसके बाद ही जागता है, और जब जागता है तो सबसे पहले सिर्फ उसे कोचिंग नजर आती है। कोचिंग का सर धारा जो नगर पालिका नियम है 2009 का, उसके अंदर कहा गया है, बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि 500 वर्ग स्क्वायर फीट तक के लिए आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, आपको 6 मीटर तक की बिल्डिंग इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तब तो ये कुछ नियम आते नहीं सामने, बस आपको जहां पे 1 कमरे के अंदर कोचिंग चल रही है वहां पे एनओसी चाहिए, जो 1 मंजिल का मकान है वहां एनओसी चाहिए। आप खुद पहले सीधी सी बात है, जितने निदेशक है ना सर वो सब शिक्षित हैं। आप उनसे अपराधी की तरह बात करना बंद करेंगे ना तो वो भी एक शिक्षित व्यक्ति आपके साथ, मैं खुद कह रहा हूं कि पूरा कोटा नहीं पूरा भारत आपके एनओसी को लेकर लेने के लिए तैयार है। लेकिन आप उसके फायदे बताइए, सेफ्टी लेने से फायदा क्या है और इस तरह से उसके नियम क्या है। हम कोई डराने धमकाने से विषय नहीं होता सर। आग लगने के बाद सिर्फ कोचिंग अभी सूरत में आग लगी थी तब एक बार विषय उठा कि भैया फायर सेफ्टी होना चाहिए, उसके बाद सीधे लखनऊ में आग लगी तब फायर सेफ्टी क्यों? बीच में आग नहीं लगी तब तक हम वेट कर रहे हैं? प्रशासन को भी जागना चाहिए। हर कोचिंग निदेशक को पता है कि उसके पास अगर 100-250 बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी उसी की है, लेकिन इसमें प्रशासन भी तो दे। नोटिस लगा प्रशासन दिया, को ही जागना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद प्रशासन बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है प्रशासन? जाके समझाइए, जागरूक करिए। ये जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं बताऊं, कोटा को शिक्षा की काशी, भारत का भविष्य तैयार होता है सर। कोरोना के बाद वैसे बहुत मुश्किल से यहाँ की स्थितियां सुधरी है। अब जैसे स्थितियां सुधरती है फिर कोई नया नियम आ जाता है कोचिंगों को डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए। कोटा की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत गंभीर स्थिति के अंदर है। अगर अब ये एनओसी जैसे नियमों को सरल बनाया जाए, जागरूक किया जाए, मैं कह रहा हूं पूरे कोटा का हर एक कोचिंग संस्थान इस चीज के लिए तैयार है कि उसको एनओसी मिलनी चाहिए और ये होना चाहिए। पर उसके भी तो एक नियम है ना, 500 वर्ग मीटर वाली एरिया का होना चाहिए, 6 मीटर बिल्डिंग का होना चाहिए। और मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ सर, वहां पे तो एनओसी नहीं थी, वो तो 3 मंजिल है।
आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, किसी मल्टियो में गए होंगे, तो केवल क्या इन प्रशासन को छोटी कोचिंग ही दिखती है क्या? क्या आग वही अभी जैसलमेर में बस के अंदर आग लगी थी सर, क्या हुआ? आपको लगता है आग कहीं भी लग सकती है। आप केवल कोचिंग को निशाना बनाकर और केवल लाइब्रेरी को निशाना बनाकर उन्हें सीज करने का काम करें। कोटा के नगर निगम के अंदर एक विभाग था सर, वहां आग लगी और बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारी फाइलें जल गई। क्या किया? सीज कर दिया क्या उसको? सीज करना चाहिए ना फिर तो। जहां आग नहीं लगी, आपने फिर भी जयपुर के 18 कोचिंगों को देखिए सीज करके तो जाओ। जितेंद्र जी, आप सवाल काफी सही उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से घटना हुई है, आग तो कहीं भी लग सकती है, बात तो सही है। देवेंद्र जी देखिए, सवाल जिस तरीके से जितेंद्र जी ने पूछा, सवाल एकदम वाजिब है कि आग तो कहीं भी लग सकती है। और कोचिंग की अगर हम बात करें तो ये क्लासिफिकेशन पे ध्यान क्यों दिया जाता है जब कार्रवाई होती है? क्लासिफिकेशन हर बार क्यों ध्यान दिया जाता है, चाहे वो एनओसी देने की बात हो या फिर जब जांच की बात होती है देवेंद्र जी, तो भी क्लासिफिकेशन पे ध्यान दिया जाता है। यानी सबसे पहले जो निचले स्तर के होते हैं, यानी जो छोटे, फिर उनसे जो मध्यम वर्ग की जो कोचिंग होती है, संस्थाएं होती है, जो संचालक होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। ये जो हाई लेवल के कोचिंग होते हैं, संचालक होते हैं या कोचिंग संस्थाएं होती हैं, ये कहना गलत नहीं होगा देवेंद्र जी कि यहाँ तक जो अधिकारी हैं, चाहे वो आपके फायर डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो जांच अधिकारी हो, वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। फोन पर ही पहले बातचीत हो जाती है कि हम आपके आने वाले हैं, नहीं मत आना, इतने पैसे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नाराजगी होगी देवेंद्र जी? और ये क्यों है? सवाल भी तो ये है कि क्यों बच्चे तो वहां भी पढ़ रहे हैं, बच्चे वो 500 वाली कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बच्चे 5000 वाली में भी पढ़ रहे हैं। तो जब कार्रवाई या एक्शन होता है तो ये भेदभाव क्यों किया जाता है? कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाराजगी तो फिर संचालकों में होगी ही होगी, क्योंकि आग तो कहीं भी लग सकती है। देवेंद्र जी। मैडम, मैं आप बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए इस चैनल के माध्यम से। जैसे कल हमने एक सिविल लाइन में कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई की थी, तो जो मकान था वहाँ एक पांचाल कोचिंग सेंटर था, तो उसमें उसने जो एनओसी ले रखी थी वो हाउस के हिसाब से ले रखी थी। तो आप उसकी रेगुलर विजिट क्यों नहीं करते हैं साहब? अगर ले रखी थी तो कांड होने के बाद में याद आती है क्या? सर एक बार आप मेरी बात सुनो पूरी। सर नोटिस दे दिया तो नोटिस देने के बाद प्रशासन को जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी निदेशक एनओसी नहीं ले सकता। सर आप सुनो, उसने हाउस के हिसाब से एनओसी ले रखी थी और उसमें उसने बेसमेंट में लाइब्रेरी और ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें और बीच में उन्होंने कोचिंग सेंटर और उसके बाद में जो आपका ऊपरी है उसमें पीजी और खुद ऊपर रह रहा है। अब आप देखो कि एक ही छत के नीचे इतने काम किए जा रहे हैं, दुकान भी चल रही है वहां पे, कोचिंग चल रही है और लाइब्रेरी भी चल रही है। तो अभी किसी के हादसे की वजह से किसी में हादसा हो सकता है। तो इस तरह से जो कोचिंग संचालक है उनको अपना कैंपस सुरक्षित जगह तो लेना चाहिए ना सर। मेरा और 2 साल पहले उसके पास एनओसी थी। सर मेरा तो इतना सा निवेदन है कि सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाए जाए ना, तो ये थोड़े से जागरूक करने के लिए किए जाए। ऐसा नहीं है कि अपराधियों की तरह निदेशकों को डराया जाए। वैसे यहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, 50 बच्चे नहीं है, टीचरों का पेमेंट निकल नहीं रहा है और आप डरा के सीज करने का काम कर रहे हैं। सीज करना कोई उपाय है क्या सर? आग लगने के बाद, दुर्घटना होने के बाद प्रशासन जागता है। अगर पहले से ही साल भर प्रशासन तनख्वाह तो साल भर ले रहा है ना, पूरे जीवन भर के 60 साल की उम्र तक के प्रशासन लोग अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो लोगों को जागरूक करें एक करके। जब आवश्यकता होती है पैसे की तब तो प्रशासन जाग जाता है और फिर 3 दिन नोटिस भेजा, उसके बाद फिर गायब। बसों में आग नहीं लगी, चलती बसों में आग लग रही है सर, चलती बसों में कोटा में सिटी मॉल में आग लग गई, सीज कर दो। अगर बस कोचिंग में आग लगते ही आप पूरे कोटा को या पूरे भारत की कोचिंगों के ऊपर हाथ उठा देते हो। जितेंद्र जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जितेंद्र जी जवाब सुन लीजिए, बोलिए देवेंद्र सर, बोलिए। हाँ, मैं पिछले 6-7 साल से इधर जयपुर नगर निगम में हूँ। अभी बीच में मेरी पोस्टिंग और कहीं थी, तो हमने पहले 1600 नोटिस इन लोगों को दिए थे सबको। सर 1600 पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? सबसे ज्यादा राजस्थान में एनओसी का सर उन पे कार्रवाई बार-बार नोटिस दे करके आप सो जाते हैं। आज ये विरोध किया जाता है ना सर, इसी तरह का विरोध होता है। उसको समझना ही नहीं चाहते, कोचिंग वाले हो चाहे गवर्नमेंट कैंपस हो चाहे कुछ भी हो। आपको इसको समझ के सर आज इसको खोलने का प्रोसेस भी तो किया गया है डीएलबी ने कि भाई आपका सीज किया गया है, आप अपना पैसा जमा कराओ और आप इसको 2 दिन में खोल के
जितने भी कैंपस सीज हुए अभी 3 दिन में, वो कैंपस खुल भी गए हैं 75%। लेकिन उनकी हमारी शर्त है कि आप एनओसी लेके ही संचालन करोगे आप उनका। ठीक है। अब आपने उसमें एक देवेंद्र सर, महीने क्या का आपको समय नहीं दिया लगता है है कि ना। फायर आप एक मिनट आपने अजय अभी जी, जो एक नियम, मिनट एक मिनट मैडम एक मिनट मैडम, आपने जो अभी समय दिया है वो 1 महीने का दिया है। आप साल भर पहले नोटिस दे करके आप 11 महीने तक कार्रवाई नहीं कर रहे हो, और आज आप ये उम्मीद कर रहे हो 1 महीने में सारा काम कर लेंगे आप लोग सर ये 1 भी कहीं महीना ना भी कहीं नहीं, 3 दिन। ये, और इसके अंदर भी आप लोगों ने खाली पैसे की गणित लगा दी, इतने 10 रुपए स्क्वायर फुट के दे दो, 50,000 रुपए दे दो, और जो हमारे को देने हैं वो हमारे को दे दो। तो खाली पैसे के बेस पे आप उसको छूट दे रहे हो। सर ये पेनल्टी इसलिए की जाती है जिससे अगला आदमी है ये अपना इस नियमों की पालना करे। बिल्कुल नहीं करे तो सर साहब, इसको मैं अगर आप 12 पेनल्टी महीने नहीं करो रखा ना, जाएगा तनख्वाह तो 12 महीने मिलती है, 1 महीने मिलती है क्या? तनख्वाह पूरे 12 महीने देती है सरकार। पेनल्टी आपका बिल्कुल उद्देश्य 12 है महीने या से सर सब ये कोचिंगों में फायर सेफ्टी लगवाना आपका अब उद्देश्य है? आपका सर उद्देश्य होना चाहिए आपके सभी और फायर आप सेफ्टी लगाना, आपको ये कहना चाहिए आपको एनओसी नहीं देनी चाहिए, जहां संभव नहीं है वहां। हम नहीं कह रहे हैं कि आप नाजायज तौर से वहां पर आप अपनी परमिशन दीजिए, आप मना कर दीजिए कि यहाँ पर रिस्क है, हम नहीं देंगे, आप एनओसी में स्ट्रिक्ट हो जाइए। लेकिन आपका ये क्या रवैया है कि आप नोटिस दे देते हैं, जिसने पैसे दे दिए 1 साल तक जाके सो जाते हैं, फिर जिस दिन कांड होता है उस दिन सब वापस खड़े हो जाते हैं, और एक सिरे बस से सबको बंद प्रशासन करना को तो चालू कर तभी देते याद हैं। आती है जब कोई आपको कांड हो बच्चों के जाता है। भविष्य के बारे में पता नहीं है, बच्चों के एग्जाम होते हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले दिन उनको पता लगता है मेरी कोचिंग तो सील हो गई है, वो कहाँ जाएगा? वो डिप्रेशन में मर जाएगा। सर बहुत मुश्किल से कोटा सुधर रहा है। हमारे आदरणीय ठीक है। लोकसभा देखिए अध्यक्ष अजय ओम जी जी और बिरला के प्रयासों जितेंद्र से जी, आप दोबारा लोग कोटा सवाल हरा पूछ भरा रहे हो हैं, रहा है लेकिन सर। मुझे ऐसा अब लगता है वापस देखिए से आप लोगों की नाराजगी जायज है, नाराजगी नाराजगी जायज कैसे है, नहीं? बच्चे क्या लेकिन मैं इनके नहीं है चाहूंगी क्या? कि निगम जो वालों के सवाल आप बच्चे पूछे नहीं उसका है क्या? जवाब बच्चे भी तो आप सभी ले के लीजिए हैं। सर। मैम सवाल मुझे का थोड़ा सा जवाब भी बताइए, ले लीजिए। मैं निगम चाहती वालों हूँ के सार्थक बच्चे हैं। चर्चा हो, मैं चाहती हूँ क्योंकि मैम आपके मेरा जो आपके सा कोचिंग में मेरा बच्चे सा पढ़ने सवाल आते हैं है वो भी इसको देख रहे होंगे, तो मैं चाहूंगी कि उनको भी उनका जवाब मैम मिल जाए। जितेंद्र जी सवाल देखिए, जिस तरीके से लगातार मैडम पूछ मेरा रहे इतना थे सा यहाँ सवाल पर। है मेरा इतना सा सवाल है मैम, जी 11:30 का कोई मकान है, 18:35 का कोई मकान है, 20:40 का, वहां पे 2 द्वार आप कैसे निर्धारित करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, 500 वर्ग स्क्वायर फीट का है नहीं, एक एक मंजिल में कोचिंग चल रही है, आप किस आधार पे एनओसी लोगे? किस आधार पे लोगे? वहां पे 2 दरवाजे नहीं हो सकते, और जब लेने जाते हैं तो मना कर देते हैं, आपका तो नियम के हिसाब से 11:35 का मकान बना हुआ नहीं है, वो कैसे बना देगा बताइए? जब, और सबसे बड़ी बात, जब आग लगी है तो आप आप मेरी जो बात बड़े स्तर की सुनिए सर। कोचिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 बच्चे पढ़ रहे जी हैं, अनिल जी, वहां तो आप आऊंगी मैं लोगों की आपके हिम्मत नहीं पास। होती जी है, वहां तो साठगांठ है, वहां तो आपका प्रशासन चलता नहीं है। या तो सरकार सबके लिए बराबर होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ठीक जो है। अगर गलत है, गुनहगार है, हम खुद कह रहे हैं, उसको सजा दीजिए, लेकिन आप बेगुनाह को सजा क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये बेगुनाह पिक को एंड डरा चूज की धमका पॉलिसी रहे तो हैं, वो खत्म प्रयास करें। नहीं कर पा रहा बेचारा। ठीक है ये देवेंद्र जो जी पिक जवाब एंड दीजिए, चूज की फिर पॉलिसी। अनिल जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। देवेंद्र जी जवाब दीजिए आप। जी मैडम, मैं इनको इनकी नाराजगी का एक ये है कि भाई इनके 50,000 रुपए एक पेनल्टी एक वो जो की गई है, उसमें भी मेरा आपके माध्यम से और हम सरकार से भी मार्गदर्शन लेंगे, जो इनका पैसा जमा हुआ है वो एनओसी की फीस में मर्ज हो, जिससे इनका ये जो 50,000 रुपए लगा है और ये बेकार नहीं जाए। और जो कोचिंगे अपनी जो 18 सीज की गई है, मुझे जहां तक ध्यान है कि कम से कम 15 कोचिंगे और ये जो भी और संस्थाएं हैं उनको हमने डी फ्रीज का एक जो नियम के आधार पे हमने उसको खोल भी दिया है। लेकिन हमारी शर्त ये रही है कि उसमें आपको फायर एनओसी लेनी पड़ेगी, और फायर का सिस्टम लगाने के बाद में आप सुरक्षित, मतलब एक सुरक्षा की दृष्टि से फिर आप उसको चला पाओगे। और कोचिंगों में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आपकी जो लाइब्रेरी है सर, उसमें आप जाके अंदर की स्थिति देखोगे तो इतनी टेबल कुर्सी इतनी कर दी कि आने जाने के रास्ते नहीं सर। आप मत दीजिए ना एनओसी, आप एनओसी मत दीजिए जहां आपको लगता है कि भाई यहाँ बच्चों की जान की रिस्क है, तो हम नहीं कहते कि आप दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। बेसमेंट में चल रही थी। हाँ तो बिल्कुल मत दीजिए। बेसमेंट में सर इस तरह की बिल्कुल अभियान चलाओ आप। सर अधिकारी बेसमेंट साहब, में हमारा इस तरह की ऐसा निवेदन है, कोचिंग आप अभियान गतिविधि बिल्कुल चलाइए, अवैध लेकिन लेकिन अभियान पिक एंड चॉइस की पॉलिसी नहीं चले। आप एक सिरे से में चालू हो होना चाहिए जाओ और अभियान और लंबा लास्ट के चले कॉर्नर सर, तक चल अभियान जाओ। लंबा चलना चाहिए। 3-3 दिन का नोटिस देने से अभियान और ये नहीं आवश्यकता सर, हमारे लिए नहीं हो सकती है। मैं ठीक है, अभियान लंबा चलना चाहिए सभी पे कार्रवाई हो रही है। देखिए क्या नाम है देवेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, यहाँ कहना ये है कि सही, जाहिर सी बात है, इन कोचिंग संचालकों का भी कहना सही है कि आप एनओसी मत दीजिए। जाहिर सी बात है, जब आपको लग रहा है तो आप क्यों लापरवाही बरतते हैं? कि आप जब देख लीजिए, जमीनी स्तर पर जांच कीजिए, जब भी एनओसी बांटने की बात आती है, आप जाइए देखिए यहाँ पर मानक नहीं है, आप तब आप एनओसी दीजिए। अगर नहीं है तो पॉलिसी में आप जयपुर में तो 1500 हैं, आप 180 बंद करो ना, लेकिन आप कम से कम पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो काम करिए। बिल्कुल। अनिल जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं अनिल जी का रुक करूंगी। जी बोलिए।
तुलसी जी देखो, ये आज की डिबेट के अंदर बहुत चीजें निकल के आ रही है और सबकी अपनी अपनी वेदना है। मैं भी सरकारी कर्मचारी रहा हूँ और पुलिस विभाग में रहा हूँ। आप ये देखिए, अभी देवेंद्र जी बता नहीं पा रहे हैं, इनकी वेदना, कोचिंग संचालकों की वेदना भी बहुत वाजिब है। अगर आपका जो एक कोचिंग हब बनाया है वो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है और उसके ऊपर सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, ये एक कमाना बहुत चाहते हैं ये। बड़ा एक बहुत बड़ा वो एक डिसीजन लेना चाहिए सरकार को तुरंत, नंबर एक। नंबर दो, ये जो नोटिस दिए गए हैं ये सारे अवैध हैं। इन्होंने एक ने भी वो परमिशन नहीं ले रखी है, तो इन्होंने कोचिंग वहां क्यों खोले? मॉरली, नैतिक रूप से। और जो कोचिंग संचालक है वो भी तो अपनी जिम्मेदारी एज ए नागरिक ये निभाए कि हमारे को तो जो परफेक्ट होगा हम उसी जगह हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा कोचिंग संस्थान खोल लेंगे। आज की मल्टीनेशनल कंपनी जो भी आ रही है इंडस्ट्रीज के अंदर, वो बकायदा फायर एनओसी, इंडस्ट्रीज की एनओसी, आपके कॉमर्शियल अप्रूव्ड एनओसी, उसको देख के ही वो किराया ज्यादा देके और वहां खोलती है अपना डिपार्टमेंटल स्टोर। तो हमारा ये कहना है कि एक सिर्फ हम व्यवस्था के ऊपर एक कोई जिम्मेदार मान ले, ये ठीक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मैं सरकार का ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें परमिट कर दी। 20 मंजिल की आज की तारीख में जयपुर में लैडर ही नहीं है, आग बुझाने का साधन ही नहीं है सरकार के पास में। ये फायर अफसर बोल नहीं रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे कैसे निपटेंगे आप। और रहा सवाल इसका कि एक अकेला हमारे कोचिंग पास यहाँ जो वो इसका जयपुर दोषी में नहीं है। 70 मीटर की हाइड्रोलिक लेटर है। मैं नहीं, मैं आपको जैसा मेरा ज्ञान में है, मेरे संज्ञान में आया, मैं वो बात रख रहा हूँ अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे को उस चीज से, फायर फाइटिंग से लड़ने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट तो गया बाद में, हमारे पास तो आदमी नहीं है। फायर फाइटिंग सिस्टम से लड़ने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। हमारे पास में वो जो भी एम्बुलेंस या ये है, वो कमी है। सबसे ज्यादा तो मैन पावर है, आज रिटायर हो गया उसका, आज की तारीख में 50% से ज्यादा तो हमारा मैन पावर नौकरी में नहीं है। तो आप ये देखिए, फिर भी सरकारी कर्मचारी या जो भी है वो इस व्यवस्था के साथ में सहयोग करके आगे बढ़ रहा है। मैं दोनों बातें रख रहा हूँ, मैं कोई एक की बात नहीं रख रहा। हाँ, रहा सवाल, आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि सरकारी कर्मचारी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, वहां तो फायर एनओसी नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे पुलिस के विभाग की जो सरकारी गाड़ियां हैं उनका इंश्योरेंस नहीं है, आज भी नहीं है इंश्योरेंस। तो ये सरकार को भी तो देखने की चीजें हैं, ये जागने की चीजें हैं, इससे सबक लेने की चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि हम सब मिलके इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी खुद की, हम अपनी जिम्मेदारी और हम अपने आप को भी जागरूक करें कि भाई हमारे को ये फॉलो करना चाहिए। रहा सवाल जयपुर ही नहीं, आज तो देखो सीकर एक बहुत बड़ा हब बन गया, कोटा हब बन गया, जयपुर है। जयपुर में भी एक जगह नहीं है, जयपुर में भी हर कोने के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हाँ, ये बच्चा पढ़ रहा है, मैं ये मानता हूं कि कोचिंग संचालक भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाह रहे हैं और बच्चे को पढ़ा के आगे उसको कंपटीशन में लाना चाह रहे हैं। जो गरीब बच्चा है वो कहाँ जाएगा? अगर मान लो ये सारी चीजें फुलफिल करेगा तो उनका वो फीस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो उनको भी इनको देखना है। तो ये सारी चीजें मिलके एक को मिश्रण है। लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी ये जरूर होनी चाहिए सरकार के साथ कि हम इस बिंदु को उठाएं। आप उठाए, जैसे आज ये आपने जयपुर का मुद्दा उठाया, लखनऊ में कांड हुआ, जयपुर का मुद्दा उठाया है, तो हमें सोचना चाहिए सरकार की ये आज इस डिबेट से होना चाहिए कि भाई हमारी क्या कमियां, ये सचिवालय के अंदर इतने बड़े बड़े सेक्रेटरी बैठे, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैन पावर कहाँ से लाएंगे? कहाँ है उनके पास साधन है? कहाँ ये है? तो चलो, मैं ये चलती सारी चीजें मिक्स है। एक टाइम हो गया। ये है, ऊपर हमें सभी को सोचना, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगाएं, इसका हल निकालने के लिए आज हम यहाँ डिबेट के ऊपर बैठे हैं कि इसका हाँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ,
ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं, आप होटल में देखिए वहां आग लग रही है, अभी आपने बताया बस में आग लग रही है, आप ये देखिए कि ये गार्डन के अंदर आग लग रही है, जो जो वेडिंग गार्डन है शादियों के सीजन के अंदर, पिछले बार ही 20 मरे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक इशू, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। रोज मकान बनेंगे, रोज इंस्टीट्यूट बनेंगे, नए नए लोग आएंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये सारी चीजों के हमें हमें विश्लेषण करना है और उससे उससे आगे बढ़ना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें जिम्मेदारी तो तय करनी होगी, अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी जिम्मेदार माना जाए, तो वहां के जो जो एनओसी दे रहा है वो भी जिम्मेदार होना चाहिए। ये नहीं है अभी जैसे पिक एंड चूज की बार बार बात हो रही है कि पिक एंड चूज करना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो अब एक तीसरा सरकारी कर्मचारी अधिकारी, ये जो नगर निगम स्वायत्त शासन विभाग है, इसके अंदर होता क्या है, नगर पालिका नगर निगम में वार्ड पार्षद या नगर निगम के जो भी चुने हुए अधिकारी हैं वो इतना दबाव डालते हैं कि ये तो मेरे इलाके का मामला है, आप इसको तो देखिए। आप वहां जाके धरना दे देते हैं, वहां जाके लड़ाई करने लग जाते हैं कि इसको ये कैसे होता है। ये पॉलिटिकल सिस्टम में, ये प्रजातंत्र के अंदर सब अपने अपने उसको निभाना चाहते हैं भूमिका को, तो ये दबाव भी रहता है, नौकरी भी करनी है, जिम्मेदारी भी निभानी है, दबाव भी है। ये सारी चीजें देख के मेरे बिल्कुल देखने वाली बात भी है। देखिए जिस तरीके से आपने चीजें गिनाई, लाइसेंस थोड़े दिया था गलत काम करने के लिए, आपका अनुभव साफ तौर पर नजर आ रहा था सर। लेकिन कुल मिला के अब समय भी नहीं है, कुल मिला के एक ही बात है कि हर किसी को, चाहे वो कोचिंग संचालक हो, चाहे वो फायर सेफ्टी वाले लोग हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे फिर वो बिल्डिंग के लिए एनओसी देने वाले ही कर्मी क्यों ना हो, सभी को कैबिन से बाहर निकलना होगा, जा करके वहां देखना होगा, क्योंकि इसमें गलती किसी की नहीं है। आप कोचिंग को जाके सीज कर देंगे तो क्या आपको लगता है कि इस घटनाओं पर रोक लग जाएगी? नहीं, ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। इससे घटनाओं पर रोक तब लगेगी जब उन मानकों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि जवाबदेही सबकी है, ना सिर्फ एक की। और ये ऐसे जो ये प्रशासन अलर्ट हुआ है, ये हर समय अलर्ट रहना चाहिए सभी को, ना सिर्फ ऐसी घटनाओं के बाद होना चाहिए। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया हमें समय देने के लिए, अजय अग्रवाल जी, जितेंद्र कश्यप जी, अनिल कोटवाल जी और देवेंद्र कुमार मीणा जी, आप सभी का शुक्रिया। और प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना। जिस तरीके से आज चर्चा हुई है, उम्मीद है कि आप भी इसको समझेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच जानने वाली, ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि हमें और आपको अपने स्तर पर सजग रहना होगा, मजबूत रहना होगा ऐसी आपातकालीन घटनाओं से बचने के लिए, क्योंकि जान की बहुत कीमत होती है। फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।